Today we shall see an important article of physics, rest and motion. और सबको लगता है कि इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी है, ऑब्वियसली है, तो मेरे को भी थोड़ा मेहनत पड़ता है कि जो जानकारी है उससे ज़्यादा कुछ दें, नहीं तो बच्चे बोलेंगे हम तो जानते थे पहले, फ़ायदा क्या है कि नहीं। हाँ, तो चीज़ों को थोड़ा हम लोग ढंग से समझेंगे ताकि आगे चल के हमारे काम में आएगा। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो वो सबको कोरिलेट करने की ज़रूरत पड़ेगा और ढंग से अगर कोरिलेट नहीं करेंगे तो काफ़ी जगह में मुश्किल पड़ जाएगा उसको बताने में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का शुरुआत करते हैं, रेस्ट एंड मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है आप कैसे पता करते हो? जैसे मुझे दिख रहा है कि आप रेस्ट में हो, जबकि सचमुच आप रेस्ट में हो क्या? अर्थ स्पिन कर रहा है और साथ साथ सन की चारों तरफ भाग रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप रेस्ट में बैठे हो मेरे सामने। वो लड़का तो कितना शांत है, चुपचाप बैठा है, वो तो घूम रहा है कि नहीं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। तो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो सबके लिए अलग अलग है। नहीं, आपको लग रहा है कि मून चल रहा है, मून पे चलोगे तो क्या लगेगा? अर्थ चल रहा है मून के चारों तरफ, है कि नहीं। अभी आपको लग रहा है कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, मून पे जाओ बोलेगा अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड मून, क्योंकि दिखेगा ही। तो आपको जो दिख रहा है वो सही नहीं है, फिर भी जो दिख रहा है उसके हिसाब से करते हैं नहीं। तो आपको जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम कोई बॉडी का रेस्ट एंड मोशन को कहते हैं। जैसे तुम्हारे बुक में डेफिनेशन दिया है, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन इट इज इन मोशन, ऐसे करके बुक में लिखा है आपका। अगर सराउंडिंग भी उसके साथ चल रहा होगा, मान लो आप एक ट्रेन के अंदर हो, आपका सराउंडिंग ट्रेन है, खिड़की दरवाजा सब बंद है, तो आपको क्या लगेगा? नथिंग इज मूविंग, जबकि आप मूव कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मोशन। हियर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमें क्या दिखता है। तो उसको जानने के लिए कुछ फिजिकल टर्म्स पहले समझते हैं। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, कोई एक पॉइंट P है, उसका पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप कैसे डिफाइन करेंगे? वो डिपेंड करता है कौन देख रहा है। जैसे रिक्शित का पोजीशन मेरे से करीब 5 मीटर दूरी पे है, जबकि तुमसे 1 मीटर दूरी पे है, तो किसका पोजीशन कहाँ जानने के लिए, कोई एक पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना पड़ता, तभी इसका पोजीशन बोलते थे। अगर सेम पॉइंट रहेगा लेकिन मैं कोऑर्डिनेट प्लेन को इधर ले आऊंगा तो इसका कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, समझ में आ रहा है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P with respect to a reference point O is defined as the vector OP। समझ में आया? अगर हम कहें कि ये है हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये पॉइंट को हम नाम देते हैं O, ये कोई एक पॉइंट है P, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज गिवन बाय द वेक्टर OP। ये हो गया वेक्टर। समझ में आया? क्लोज द डोर, गेट इन क्विकली, क्लोज द डोर प्रॉपर्ली। तो OP हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। समझ में? तो कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू हुम? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू O। कोई अगर दूसरा रेफरेंस लेंगे तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। सपोज हम कहेंगे ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, सॉरी ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका पोजीशन वेक्टर विल बी समथिंग डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर अगेन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन। ये O जो क्या है विथ रिस्पेक्ट टू O बोले वो क्या है? वो ऑब्जर्वर है। कौन बोल रहा है? O बोलेगा कि P इधर है कि नहीं? कोई दूसरा बोलेगा कुछ दूसरे डायरेक्शन में है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
यहीं पे सारी चीजें छुपे हुए हैं, यहाँ से निकलेगा सारा चीज। तो पोजीशन वेक्टर आपको फीलिंग में आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, जैसे मेरे को कोई पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट बॉय, कहेंगे इधर को है, आप कहोगे उधर को है। आपके लिए उसका पोजीशन वेक्टर, मेरे लिए उसका पोजीशन वेक्टर इज डिफरेंट। एक क्या ऐसा कोई दो अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं जिनका पोजीशन वेक्टर बराबर होगा? इन दिस स्पेस कैन यू हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच आर हैविंग सेम पोजीशन वेक्टर? हो सकता है कि लेंथ बराबर होगा, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, वेक्टर है। सो नो टू डिफरेंट पॉइंट्स इन ए स्पेस कैन हैव सेम पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 हुआ नो टू डिफरेंट पॉइंट्स can have same position vector। कोई दो अलग अलग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बराबर कभी नहीं हो सकता। समझ में? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। ए बॉडी is said to be in motion if position vector of the body is changing with time। बॉडी का पोजीशन वेक्टर अगर बदल रहा है समय के साथ साथ, पक्का वो बॉडी मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल सा चीज है। कोई बॉडी मोशन में है, कब कहेंगे? अगर उसका पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूसली बदल रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये है कोई रेफरेंस पॉइंट ओ, कोई पार्टिकल यहाँ था, ऐसे ऐसे करके जा रहा है इधर से, तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, मतलब पोजीशन वेक्टर बदल रहा है। बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। खाली डायरेक्शन बदलेगा तब भी हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर बदल गया, क्योंकि वेक्टर है। खाली मैग्नीट्यूड बदल गया तब भी कहेंगे बदल गया। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ था, इधर गया, तो डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में बदलाव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो पोजीशन वेक्टर बदला तो पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। बदला मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आपकी बुक में कहते हैं इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस with respect to its surrounding। I don't say surrounding, I say a particular observer, a particular reference। मतलब देखने वाले यहाँ पे खड़ा है, वो बोला पहले इधर था, अब वो इधर है, उसको जो लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो कोई बॉडी मोशन में है, कब लगेगा? जब उसका पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदल रहा है। अगर नहीं बदल रहा है तो हम कहेंगे रेस्ट में। समझ में? लेकिन जो भी हम कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है बोल रहे हैं, वो हमें लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है। दैट इज रिलेटिव टू मी। हो सकता है कि जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू यू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ट्री चेंजिंग, सो यू से द ट्री इज मूविंग, बट एक्चुअली इज इट मूविंग? नो। तो हम कहेंगे कि जो मोशन अभी हम देख रहे हैं या डिक्लेयर करें कि बॉडी मोशन में है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू यू। इट इज नॉट एब्सोल्यूट मोशन, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू यू। हमें जो भी कुछ चीजें दिख रहे हैं मूव करते हुए, वो सारे विथ रिस्पेक्ट टू अस। एक्चुअली में वो है या नहीं है हमें मालूम नहीं है। प्रीवियस क्लास भी तो मैं बताया था, आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में काफी स्पीड में जा रहे हो, अपना पेन को ऐसे गिराया और गिरा के ऐसे कैच कर लिया, आपको लगा मोशन ऐसा हुआ है कि नहीं? जबकि प्लेटफॉर्म पे जो आदमी खड़ा होगा वो देखेगा जब ट्रेन एक जगह था वो पेन को गिराया, फिर ट्रेन आगे निकल गया, फिर वो पेन को पकड़ा, मतलब उसको लगेगा कि पेन का मोशन कुछ ऐसा हुआ। The motion of the same body may be different by different observers। लेकिन हम बात करें कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वर जो ओ पे खड़ा है, उसके लिए कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन है, जैसा है उस हिसाब से हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ रहा ना? जिसको बाद में हम लोग बहुत ज्यादा कैटेगराइज करेंगे और बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन करके बोलेंगे। ठीक है? खैर, नाउ व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड? Distance moved by a body is the length of the path moved
is the length of the path moved. It is a scalar quantity. इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. दीजिए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस मूव इज स्केलर क्वांटिटी. सपोज हम कहेंगे ये कोई बॉडी है, वो ऐसे करके इधर आया, यहाँ पर आके पहुंचा, तो उसका पोजीशन बदल रहा है, तो आप कहोगे पक्का कि मोशन में है. कितना दूर गया, कितना दूर गया? आप कहोगे ये जो लेंथ है, दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, दिस लेंथ विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ये लेंथ, डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करेंगे. समझ में आ रहा? लेंथ ऑफ द पाथ. अगर यहाँ से निकल के कोई दूसरा बॉडी यहाँ पे आएगा, किसी दूसरे रास्ते में आएगा, क्या जरूरी है कि उसका भी डिस्टेंस मूव वही रहेगा? नहीं. अगर वो सीधे आएगा तो कम डिस्टेंस आना पड़ेगा. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम डिस्टेंस कब लगता है? व्हेन यू स्ट्रेट वे मूव टुवर्ड्स द अदर पॉइंट. घूम फिर के आओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा. समझ में आ रहा? आप साइकिल में जाते हो, घर से निकले और जाके अपने घर पे पहुंचे. यू हैव ट्रेवल्ड सर्टेन डिस्टेंस, बट थिंक अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पेडल. वो घूम घूम के वो ज़्यादा दूर गया कि आप ज़्यादा दूर गए? वो मतलब पेडल गया, पेडल ज़्यादा दूर गया. इफ यू थिंक ऑफ ए पॉइंट ऑन द व्हील ऑफ योर साइकिल, ये तो घूम घूम ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस गया है. समझ में आ रहा है क्या? तो डिस्टेंस इज मूव्ड बाय ए पॉइंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर डिपेंड्स अपॉन द पाथ. कौन से रास्ते में गया, उस रास्ता का लेंथ कितना है, दैट गिव्स यू द डिस्टेंस. इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. कैन इट बी एवर ए नेगेटिव क्वांटिटी? नो. वो -5 मीटर गया, कैसे जा सकता है? जाएगा तो 5 मीटर जाएगा, है ना? सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ध्यान रखना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, थोड़ा इस पे लिखते हैं. कहेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. बात समझ में आ रहा? अच्छा, फिर एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट. ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को हम लोग कर पाएंगे. ये चीज थोड़ा आवाज कर रहा है, इसको थोड़ा शांत करते हैं. खत्म हो गया. ओके, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? देखो तुम लोगों को मालूम है. अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल ऐसे था और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुंचा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नो डाउट द लेंथ ऑफ द पाथ, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पर आया है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. क्या बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर मार्क में रिप्रेजेंट करते हैं एस. इट इज ए वेक्टर. अब डिस्टेंस तो बता चुके हैं, लेंथ है तो ऑब्वियसली मीटर किलोमीटर ऐसे होगा. यूनिट हो गया मीटर, थोड़ा लिख देते हैं, यूनिट के साथ साथ चलेंगे. यूनिट क्या हो गया? मीटर, किलोमीटर, लाइक दिस यूनिट्स ऑफ लेंथ. तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कैसा हुआ? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट. समझ में? For a particle in motion, the displacement over certain period of time is the vector whose
डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। आया समझ में? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ। समझ में आया? बीट नंबर 3 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between starting and ending point। समझ में आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ वो क्या हुआ? Length of this arrow mark, length of this arrow mark is obviously the shortest distance। कोई पूछेगा what is the shortest distance from this point to this point? That is not the distance moved, but the magnitude of displacement। समझ में आ रहा है? तो shortest distance between starting point and ending point। थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज हम कहेंगे ये है हमारा रेफरेंस एक्सिस, ये आप खड़े हो यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, विथ रिस्पेक्ट टू यू चीजें चल रहा है। आपको दिखा कि कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसा करके यहाँ पे आया। पहले आपको दिखा कि वो पार्टिकल यहाँ पे था, चलो इस पॉइंट को कहते हैं ए। फिर आपको दिखा कि पार्टिकल यहाँ पर था, चलो इस पॉइंट का नाम है बी। और आप जो जानते हो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? इट इज ए टू बी, ये भी आप जानते हो। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ए बी, है कि नहीं? अभी ये जो पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम लिखेंगे पी ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? बी का पोजीशन वेक्टर तो लिखेंगे पी बी। क्या आप ट्रायंगल लॉ जानते हो और पी ए पी बी और वेक्टर ए बी में कोई रिलेशन बता सकते हो? यस। क्या रिलेशन? पी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? एज शोन आप कहोगे पी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी बी वेक्टर। तो ये जो ए बी वेक्टर की बात हम कर रहे हैं ये क्या है? इट इज पी बी वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर। ए बी क्या था? डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर्स। समझ में आया? सो यू से डिस्प्लेसमेंट दैट इज ए बी इज चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। समझ में आया क्या? यस। चलिए थोड़ा और बेहतरीन ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर मान लो कि ये कोई व्हील है और ये व्हील रोटेट करते हुए जा रहा है। ये कैसे गया? यहाँ से यहाँ पर गया रोटेट करते हुए। The wheel is rolling. Suppose the wheel is rolling on the floor. Rolling का मतलब समझते हो ना? घूम घूम के आगे जाना। ये क्या कर रहा है? ऐसे घूम घूम के, ओहो, ऐसे घूम घूम के ये आगे जा रहा है। चलो मानते हैं कि ये रेडियस इसका r है। अंडरस्टूड? क्या बता सकते हो? जब तक ये पॉइंट P घूम के एक बार फिर से नीचे आ जाएगा, एक बार पूरा घूम गया होगा। क्या बता सकते हो? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई। कितना होगा जी? इतना इसका लेंथ है। इसको खोल के अगर एक्सपांड कर देंगे जितना लेंथ होगा।
तो एक बार पूरा घूम लेगा तो कितना आगे जाएगा, 2πr। बढ़िया है, आप लोग तो मस्त समझ रहे हो, मस्त। इट इज 2πr। तो क्या कहोगे आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ p इज 2πr। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय p? थोड़ा सोचिए। अच्छा, p, इस पॉइंट को नाम दो a, ये आ गया होगा यहाँ पे। a का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही 2πr। मान लो इस पॉइंट का नाम देते हैं b। जब तक ये घूम के p नीचे आएगा, b फिर से ऊपर आ जाएगा, उसका भी डिस्प्लेसमेंट 2πr। सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, सबका एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोई वेक्टर, ये कोई वेक्टर, दोनों बराबर वेक्टर है। ये कहां से स्टार्ट हुआ उससे कोई मायने नहीं है, लेंथ एंड डायरेक्शन इंडिकेट्स द वेक्टर, है कि नहीं। तो ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड और बराबर डायरेक्शन वाले हैं। तो हम देख रहे हैं एबीसी तीनों का डिस्प्लेसमेंट 2πr है। लेकिन सोचो तो ए कैसे गया होगा, व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय ए? ए तो कुछ ऐसे गया होगा सीधा, हरदम ए का हाइट ग्राउंड से उतना ही था, वो फिक्स था। बी कैसे गया होगा, जैसे ही घूमने लगा बी नीचे आने लगा, ऐसे आया फिर चढ़ा। पाथ मूव्ड बाय बी समथिंग डिफरेंट। और पी के बारे में सोचो तो पी कुछ ये जैसे जैसे घूमने लगेगा पी चढ़ने लगेगा, और ये हाइट पॉइंट में होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से इसे घटेगा और आके फिर से यहाँ पे पहुंचेगा। सो द पाथ मूव्ड बाय डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन द बॉडी आर डिफरेंट, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम ओवर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में नहीं। और कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, अभी खैर आपको मालूम नहीं है, चाहो तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो किसी के सामने भाव खाने के लिए। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8r, 8 टाइम्स r, एक बार घूम के जाने से। समझ में आ रहा है? तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर एज शोन इन फिगर, for the rolling ball or disc in one complete revolution, displacement of every particle is same। समझ में आया क्या? Whereas distance moved by all are not same। सबका डिस्टेंस बराबर नहीं है। इस फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस सेम होगा कोई जरूरी नहीं है। ए का डिस्टेंस मूव्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पी, ए का डिस्टेंस मूव्ड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, बढ़िया है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आया, थोड़ा सोचो और बताओ, जब आप घर से ओला हायर करके जाते हो एक जगह से दूसरे जगह, आप उसको पेमेंट करते हो, कैसे पेमेंट करते हो? इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड और द डिस्टेंस मूव्ड। नहीं तो बोलोगे ले लो मेरे को घुमा के मेरे घर के बगल में छोड़ दो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 मीटर। क्या पैसा लगेगा 2 मीटर का? हो सकता ही नहीं हो सकता। वी आर पेइंग एज पर द डिस्टेंस मूव्ड, फाइन। दूसरा चीज हुआ, मान लो कि राउरकेला स्टेशन से हावड़ा स्टेशन जाना है, जैसे सुमिली जा रही है, आपके पास 2 चॉइस है, यू कैन गो बाई कार और वहां से निकले और फ्लाइट लेके गए। कौन सा केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? व्हेन यू आर टेकिंग द फ्लाइट टू गो फ्रॉम राउरकेला टू हावड़ा और बाई कार फ्रॉम राउरकेला टू हावड़ा, डिस्प्लेसमेंट कौन से केस में ज्यादा होगा? सेम होगा। सेम जगह से शुरू हो रहे हो, यहां से शुरू हो रहे हो,
कोई कार में ऐसे 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 करके आया, कोई फ्लाइट में स्विंग करके आया, दोनों का डिस्टेंस मूव्ड आर डिफरेंट बट द डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, है कि नहीं? सो फॉर द सेम डिस्टेंस सेम डिस्प्लेसमेंट देयर कैन बी डिफरेंट डिस्टेंसेस। क्या बातें समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Give a case where the distance moved by a particle is same as magnitude of displacement ऐसा केस दीजिए जिसमें डिस्टेंस जितना गया डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही गया। कब होगा? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यू आर पार्शियली करेक्ट। मैं अगर ऐसे जा रहा हूं बेटा, तो क्या मैं स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा हूं? मैं स्टार्ट किया यहाँ से, ऐसे घूम के आया, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इज सब्सटेंशियली मोर। तो कब कहेंगे? फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट, कंटिन्यूअसली आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, कभी भी रुको तो जितना डिस्टेंस गए हो उतना डिस्प्लेसमेंट गए हो। क्या बात समझ में आ रहा है? आई रिफाइंड द स्टेटमेंट, शी वाज ऑलमोस्ट करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा मिस कर गई अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में। तो क्या कहेंगे? ऐसा कब होता है? व्हेन, आंसर हुआ व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट। तो जितना गया डिस्टेंस ऐसे ही जा रहा था, डायरेक्शन तो वही था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। समझ में? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ए पार्टिकल is said to be at rest over a span of time if, choice दे रहा हूं, displacement in that period is 0, distance moved in that period is 0। कौन सा केस में कहोगे कि पार्टिकल रेस्ट में है? और सी में कहेंगे फोर्थ केस। टीचर बोले कि रुको मैं 5 मिनट में आता हूं, दौड़ के गए लाइब्रेरी से बुक लाने की, आके देखिए ये जहां बैठा था वहीं बैठा है। क्या इसका मतलब हुआ 5 मिनट में वहीं बैठा हुआ था? वो उससे भी ज्यादा स्पीड में जाके घूम के आ गया होगा, नहीं? तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो टीचर बोले हाँ लड़का देखो जहां बैठा था वहीं बैठा है। टीचर को सोचना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है? डिस्टेंस। सोचने वाली चीज है कि अगर डिस्टेंस मूव्ड बाय हिम इज 0 तो आप कहोगे वो रेस्ट में है। डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज 0 डजंट मीन दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। बात समझ में आ रहा है? मैं क्यों चीजें बोल रहा हूँ, ये चीजें मुझे कैसे जरूरत में आएंगे आगे आप जानोगे जब करेंगे हम लोग चैप्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे सही आंसर क्या हो गया? डिस्टेंस मूव्ड इन दैट पीरियड इज 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, can a particle have non-zero distance but zero displacement? ये मिनट को जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा मिनट को
इधर मिटाते हैं। और दूसरा हुआ जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है कि कोई पार्टिकल जीरो डिस्टेंस मूव किया है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं? जीरो डिस्टेंस मूव किया मतलब तो रेस्ट में है। बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट। नाउ गो टू द अदरवाइज डेफिनेशन। इफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इज जीरो, पहले हम लोग क्या बोलते थे? इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। अब क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इज जीरो। समझ में आ रहा है? तो जीरो डिस्टेंस होगा तो नॉन जीरो डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। सो कैन पार्टिकल, यस ये हो सकता है। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, पहला वाला हो सकता है नॉन जीरो डिस्टेंस। सॉरी पहला वाला पढ़ने में गलत कर दिया मैं, पढ़ने में गलत कर दिया। नॉन जीरो डिस्टेंस बट जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जीरो नहीं है जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वो सेम चीज में दोबारा ले लिया। कोई मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि क्या हो गया ऐसा। तुम लोग मजे ले रहे हो, मतलब दोनों हो सकते हैं, बढ़िया। सेम चीज को उधर उधर करके लिखा है। क्या आदमी एप्पल खा सकता है? क्या एप्पल को आदमी खा सकता है? बाप रे क्यों? लेकिन मेरा क्वेश्चन का मतलब समझ में गया। मैं लिखना चाहता था क्या? हाँ, अब तो जीरो डिस्टेंस बट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट। कौन ये केजरीवाल आ गया? आया समझ में? जीरो डिस्टेंस एंड नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, अब मैं सही बताया, जो कि गलत हुआ नहीं। चलो सॉरी, ठीक है, ये चीजें समझ में आया। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल of radius r। पहला क्वेश्चन, फाइंड distance moved by minimum distance moved by the particle when its displacement is maximum। क्वेश्चन समझ में आया? What is the minimum distance moved by the particle when the distance or displacement of the particle is maximum? देखो समझना। दूसरा था find displacement of particle after 1/4 revolution। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा हो नहीं? ये और तीसरा हो गया फाइंड displacement of particle after 1/6 revolution। समझ में आया? यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो, बिना दिमाग वाले भी बना सकते हैं, एकदम दिमाग की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। यस,
इन लोगों को थोड़ा सर बोलो। सर मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा और नेटवर्क कनेक्शन इशू भी हो रहा है और मेरा फ्लाइट भी आ चुका है। हाँ ठीक। आफ्टर गोइंग टू कलकत्ता मीट ईएनटी डॉक्टर। हाँ जाके लीव करो, जाके कलकत्ता में ईएनटी डॉक्टर को मिल लेना, सुनाई नहीं देता। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। हाँ सर, थैंक यू फिर आएगा यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। एरोड्रोम फील्ड में बैठ के क्लास कर रहा है क्या लगता है? हाँ चलो ठीक। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1/6 रिवोल्यूशन। फाइंड मिनिमम हो गया तीनों। पहला वाला देखिए, पहला वाला दिया फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। सपोज ये जो पार्टिकल है ये ऐसा है, ये है सर्किल, इस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है r, ये है r, और वो पार्टिकल मान लो कि यहां से चलना शुरू किया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा जब वो यहाँ पे होगा, कुछ समय के बाद यहाँ पे होगा, कुछ समय के बाद यहाँ पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, यहाँ पे होगा, फिर क्या होगा, फिर घटने लगेगा। अच्छा कब मैक्सिमम था? जब वो डायमीटरली अपोजिट था। कितने बार मैक्सिमम होगा? बार बार होगा, क्योंकि वो बार बार घूम रहा है। एक बार हुआ, फिर घूम के आया, फिर जाएगा, फिर दोबारा होगा, तो कंटिन्यूअसली उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, चक्की चल रहा है। अब बोल रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस मूव, कितना कम डिस्टेंस जाना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुंचेगा। मतलब पहली बार जब वो मैक्सिमम हुआ तब तक जितना दूर गया, तो आप क्या कहोगे? तो मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड इज दिस डिस्टेंस। यस, तो क्या लिखोगे बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन में? Displacement is maximum when it is diametrally opposite. नहीं? अच्छा, तो फिर तो मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना है? पाई इंटू आर। समझ में आया? फिर पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन। ये तो था हमारा मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन के बाद वो कहां पे होगा? 1/4 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में यहां से घूम के वापस आ जाता है, ये आधा हो गया तो ये 1/4 हो, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला। आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन इट विल बी फ्रॉम ए टू बी। नहीं? और आपको पता करना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता करना हो तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आर है, ये आर है कि नहीं? सो आप कहोगे आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, सॉरी छोटा आर था, आर का स्क्वायर होल ओवर इज √2 टाइम्स आर। ये भी समझ में आ गया, ठीक है? आफ्टर 1/6 रिवोल्यूशन सोचे, अब ये हो गया आपकी सर्किल। अब ये सर्किल का टोटल एंगल कितना है सेंटर में? 360। टोटल एंगल कितना होता है सर्किल का? 360 होता है। तो सोचो कि 1/6 रिवोल्यूशन में वो कितना एंगल गया होगा? 360 का 1/6 कितना एंगल गया होगा? 60 डिग्री गया होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। हाँ, अगर ये 60 डिग्री है, ये बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। एंड अगर ये तीनों 60 हो गए तो इज इट नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? सेम एज आर।
समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे? ये ए है, ये बी है, ये ओ है। क्या लिखेंगे? आफ्टर 1/6 revolution it rotates by angle 360/6 is equal to 60 degree. Hence OAB triangle is equilateral. समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इट इज सेम एज आर। समझ में आ रहा है? चलो सर्किल में घुमाया था, फटाफट बता दी। थोड़ा डिफिकल्ट घुमाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 सर ये 5 होगा। अरे यार ये कौन था? 4 था। अच्छा, अभी ये 5 है। A disc of radius r is rolling. Find displacement of lowest point of disc after half revolution. क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाफ रिवोल्यूशन के बाद डिस्क का लोएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना? कितना जल्दी बता दिए? नहीं, गड़बड़ तो वही है। सोचो, इट इज रोलिंग। ये सिर्फ घूमता तो अलग बात था, ये घूमते घूमते आगे भी जा रहा है। हाँ, तब दिमाग लगाने वाली बात हुआ। हम क्या पूछे हैं? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। देखते हैं देवज्योति बताएगा क्या? Ronak, are you thinking? Is it? When you are thinking, your head looks like this. जब कोई solution मिल गया, तब दिखता है ऐसा। नहीं? आप कौन से में हो? A और B? चलिए बनाते हैं। क्या टाइम बहुत सारा करना है, टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग समय। लेट्स चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता नहीं, ये बात नहीं है। यू आर वेरी स्मार्ट, आई लव यू ऑल। पहले मैं बताऊं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये जो डिस्क है, ये यहाँ से चल के यहाँ तक गया इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। कंप्लीट रिवोल्यूशन में गया तो हाफ रिवोल्यूशन में कहाँ गया होगा? बीच में गया होगा, यहाँ पर गया होगा ना। अच्छा, आप तो जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है भैया? ये 2πr है, सबको मालूम है। ये 2πr है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? πr। बढ़िया है, आप लोग मत समझ रहे हो। ये πr है। ये लोएस्ट पॉइंट P, एक बार जब ये पूरा घूम लिया, रोल करते हुए जा रहा था, पूरा घूम लिया, फिर आके कहाँ पहुंचा? यहाँ। क्या बता सकते हो? When the disc was in this position, where was point P? हाईएस्ट पॉइंट में होगा। चलो, ये भी आपको मालूम है। फिर आप क्या रखा है? आपको क्या पता करना है? डिस्प्लेसमेंट। अरे यार, 90 डिग्री। अब तुमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है। एंड डोंट यू नो दिस इज πr एंड दिस इज 2r? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भैया? πr का स्क्वायर 2r का स्क्वायर। बराबर? गॉट इट? यस। तो आंसर हो गया, क्या हो गया इसका आंसर? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज
पाई आर का स्क्वायर 2r का स्क्वायर। आया समझ में? ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कोई एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर। कोई आदमी इधर से कुछ ऐसा रास्ते में गया, कैसा रास्ते में गया, ऐसा रास्ते में, कोई यहाँ से ऐसे गया 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 यहाँ पर, फिर वो यहाँ से कुछ ऐसा गया यहाँ पर आके पहुंचा। ये आदमी एक ऐसे रास्ते में गया, कौन, नाम दे दो, ए, नाम तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा आदमी वो कुछ ऐसा गया, हरिगिरिंग, ये हो गया दूसरा आदमी, नाम है इसका बी। ठीक है, 2 persons मूव फ्रॉम, बी को वेक्टर क्यों कहते हैं, बी नाम है उसका, इसका नाम है बी। तो 2 particles A and B move from O to P. 2 particles A and B move from O to P in different paths. Find ratio of their displacements distances moved। कितना सिंपल है, एवरीवन ऑफ यू कैन डू। लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ, उसके पीछे कुछ राज है, क्योंकि इतना इजी क्यों दे देता है कि नहीं। इसको समझने के बाद ही अगली बार देंगे। हो गया, सिंपल है। तो ए के लिए डिस्टेंस मूव्ड बाय ए कितना सिंपल है, हर गधा बता सकता है। आप लोग बता सकते हैं नहीं? बता नहीं सकते, देखो। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। हर गधा जीव बता नहीं सकता उसको। डी ए बाई डी बी, डिस्टेंस ए कितना गया भाई, मान लो साइड लेंथ तो दिया नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है। क्वेश्चन में दिया है कि ये स्क्वायर है। अगर साइड लेंथ एल हुआ, ए कितना दूर गया, 12। बी कितना दूर गया, एल एल को खा गया, इज नॉट इट √2। हाँ ठीक है। तुम 1 kg एप्पल लेके आए, मम्मी आए पूछे कितना लिया, 70 रुपया। क्या रेट पड़ा, 70/1। लाए तो 1 kg, रेट तो 70 ही है। 70/1 बोलने की क्या जरूरत होता है, हिसाब करने लोगे। हम सार बोले 1 kg को 70 रुपया, तो 1 पर kg कितना हुआ, 70/1 डिवाइड किए, निकाले 70 रुपया, तो रेट आया 70 रुपया। चलो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, वो तो दोनों बराबर है। आया समझ? तुम लोग कभी वो पुराने वाला नोकिया मोबाइल में स्नेक वाला गेम खेले हो? कोई ऐसे करके जाता है, खेले हो? बहुत मजा आता है ना। चलो स्नेक वाला गेम देते हैं। ये कौन है, चलो ये वाला गेम खेलते हैं, देखते हैं तुम लोग कैसे बताते हो। नाउ टेल मी दिस वन। ये हो गया आपका नोकिया स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे मैं कुछ ऐसा लाइन देता हूँ, 1 2 3 4 और शायद एक तो हो जाएगा 5। गंदा हो गया। नोकिया स्क्रीन ऐसे स्क्वायर नहीं होता है, ऐसा। यस हुआ।
दूसरा हुआ ऐसा, स्क्रीन पे ऐसे ऑन सीन लाइन्स आर देयर। आपको स्नेक को ओ से पी तक लेना है, ये ओ है, ओ से पी तक लेना है। You have got two choice. Either you go like this, ऐसे गए आप, और ऐसे गए। ये हुआ पहला रास्ता, पाथ 1। दूसरा रास्ता कैसा था? दूसरा रास्ता कुछ ऐसा था, पहले गए ऐसे, फिर गए ऐसे, फिर गए ऐसे, ऐसे करके भी तो ले सकते हो। हाँ, आपको तो आता है गेम। दीवार के साइड में टकराने से आप पार नहीं कर सकते। हाँ, ये ऐसे, फिर गया ऐसे, ऐसे, और फिर गया ऐसे, और फिर गया ऐसे। अरे ये हो गया पाथ 2। मजे तो लो लेकिन दिमाग भी लगाओ। समझ में आया? ये हो गया पाथ 2। The snake on Nokia screen. शेक लिखा क्या? स्नेक, सांप है, तुमको शेक लगेगा, पी जाओ। Snake on Nokia screen was moved from O to P in 2 different paths. Path 1, ये path 2. Find ratio of displacements, वो तो कोई भी बता सकता है। Ratio of distances moved, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 था, ये आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7। आप देखो, हर क्वेश्चन का आंसर मत बताओ, फिर तो मैं डिफिकल्ट दे दूंगा तो फिर घूमते रह जाओ। 1:1 दोनों 1:1। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देवज्योति को लग रहा है कि इसे डायगोनली जाने से ज्यादा दूर जाते हैं। क्यों देवज्योति? ये कम दूर जाते हैं। देवज्योति को क्या आंसर लग रहा है? कौन सा केस में डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, पहले बताओ। अब 1:1 सर, इज 1:1। सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पाथ टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड पाथ इज 1:1, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट बराबर है, एंडिंग पॉइंट बराबर है। डिस्टेंसेस मूव्ड of the first one divided by distance and moved by the second one. क्या बोल रहा है रौनक? 1:1। श्योर? चलो सोचते हैं। मान लो कि हर एक छोटा छोटा लेंथ L है। ये कितना गया? L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10L गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो 10L गया नहीं? So it is again equal to 1:1। देखो, ये लेंथ की बराबर है, ये लेंथ की बराबर है, ये लेंथ की बराबर है, ये इसकी बराबर है, ये इसकी बराबर है। तो ये सारा वर्टिकल लेंथ इसकी बराबर हो गया, सारे हॉरिजॉन्टल लेंथ इसकी बराबर हो गया। तो डिस्टेंसेस आर आल्सो इन द सेम रेशियो। अच्छा, मस्त, थोड़ा घुमाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8।
man goes 18 meter to east, 18 meter to east, then turns left, moves 16 meters, then again turns left, and moves 8 meter, then turns right and moves. क्या हुआ? 12 meters. Find displacement of man. सोचना है। चलो ना इतना देते हुए पागल है क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A room has dimensions 6 meter into 8 meter into 10 meter. An insect starts from one corner and stops at another corner. What can be maximum displacement? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? समझ में आ गया? एक करने से शुरू किया और बगल वाले करने में बैठे तो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन मैक्सिमम तो है नहीं। मैक्सिमम कितना हो सकता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। कैरम बोर्ड तो आप खेलते हो, ये है आपका कैरम बोर्ड और आप जानते हो कि ये यहां से कोई एक पार्टिकल को फेंका गया कॉर्नर से, वो गया ऐसे बहुत मोटा गया और गया कैसे, ऐसे कहीं टकराया और आके दूसरी कॉर्नर में पहुंचा यहाँ पे। तो A to B डिस्प्लेसमेंट के लिए ये है लेंथ L, the striker moves from A to B on a square board. Find distance moved by it. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अगला लिखे, लिख दे कि नहीं लिख दिए? Question number 9 मिलता है। हैं? Question 9. क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था, ये कौन था? थोड़ा लिखना है। थोड़ा क्यों लिखना है? पूरा लिखो उसको। थोड़ा थोड़ा लिख रहा है ये, थोड़ा इसका लिख रहा है, थोड़ा उसका लिख रहा है। हो गया?
कुछ लिख दिए? कर पाओगे लगता है सब क्वेश्चन? Yes. हाँ हाँ, क्या रखा है इसमें? हाँ कर लेंगे, सही या गलत तो बोले नहीं, कर तो लेंगे। वो मैं देख रहा था किसी एक शो में, कॉमेडी शो था, पढ़ा लिखा है कि नहीं? मैं लिखा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। फिर क्या लिखते हो? क्या मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ, लिख देता हूँ कुछ भी। समझ में आया? ऐसे ही। हाँ सर कर लेंगे, सही होगा गलत होगा बात आपके ऊपर है, लेकिन हम कर तो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये किसी घर का छत है, और इसका हाइट दिया है समथिंग लाइक 12 मीटर, 12 मीटर है हाइट। हो जाता है, चलो ठीक। कोई आदमी यहां से कोई एक बॉल को फेंका, कैसे फेंका? ऐसे फेंका, तो बॉल गया ऐसे और गिरा ऐसे। हाँ, इतना ऊपर से बॉल फेंका है, दिया कि ये कितने दूर पे गिरा? 5 मीटर दूरी पे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। मैं फिगर बना दिया बोल के, मैं अगर क्वेश्चन लिख दिया तो लोग सोचते नहीं। A ball was thrown from the top of a roof of height 12 meter. It falls at a distance 5 meters from the building. Find the displacement. तो थोड़ा फिगर कर, मैं तो आधा क्वेश्चन मैं खुद ही कर दिया, तुम लोगों को मेहनत ना पड़े बोले। अच्छा ठीक है, अब इसको करो। अब हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है, कैसा है? ये है, ये एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है, अरे सिलेंडर ऐसा साइड से निकला गया है। हाँ ये कौन है? ये एक सिलेंडर है और कोई कीड़ा यहाँ पे बैठा है, चींटी। अब ये चींटी को, यहाँ पर एक चींटा बैठा है, उसके पास जाना है। चींटी को चींटा के पास जाना है, लेकिन हुआ क्या? ये देख लो देख लो देख लो, मजे मत लो। दिया है कि सिलेंडर का रेडियस R है, ठीक है, और सिलेंडर का लेंथ L है। लेंथ कितना है? L। और चींटी ने ऐसे गया, मुड़ा यहाँ से, फिर सिलेंडर के पीछे 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 गया। सिलेंडर के नीचे। हाँ, तो ऐसे घूम के नहीं जाएगा चींटी। अंदर कुचल नहीं पड़ा। अरे नहीं, चींटी है, वो जगह निकल जाता। उड़ रहा है कैसे? वही सब सोचते रहो चींटी गया कैसे। बाकी लोग क्वेश्चन निकाल देंगे आंसर। वो यहाँ पे आया, क्या बात समझ में आया? The चींटी has gone from A to B। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। दिया है ये चींटी के बारे में बताओ। चींटी का नाम क्या है? ठीक है, पूछा है what is the distance moved and what is the displacement। क्वेश्चन समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट तो कोई भी गधा बता देगा, देखा मैं बोलता हूँ। The insect walks from
A to be moving around the cylinder. Find minimum distance moved. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. बढ़िया। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस मूव? ये इसकी घूम के ऐसे गया है, मिनिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13। जब कर ही रहे हो तो दे ही देते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है कि ये कोई एक दो टैबलेट्स है, चिंटी मारिंग टैबलेट। ये टैबलेट, इनको चिंटी मारिंग टैबलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चींटी को मार देता है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज से 3 मीटर। समझ में? ये टैबलेट इतना पावरफुल है कि इनकी 1 मीटर रेंज में अगर चींटी आएगा तो मर जाएगा। 1 मीटर रेंज में भी आ जाएगा तो। टैबलेट इतना बड़ा कोई देखा नहीं। अब एक चींटी सेफली इधर है, कितने दूर पे है? नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सो इट इज सेफ। ये 1 मीटर है। अब ये चींटी को यहाँ पे आना है अपनी चिंता से मिलने। चींटी को यहाँ से यहाँ पर आना है। What minimum distance it has to move? बोले सीधे चले जाएंगे तो मर जाएगा। तेरे लिए जान भी खा छोड़ दे। नहीं, इसको घूम के जाना है। The tablets have effect over range of 1 मीटर। ये डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। 1 मीटर से रेंज ऑफ 1 मीटर, ये 1 मीटर से बाहर है, जस्ट 1 मीटर पे है तो मर नहीं रहा है। इट हैज टू गो द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जो चींटी है ये यहाँ से चलेगा, कुछ भी रास्ता करके ऐसे करके आएगा, इधर आएगा, जिंदा आएगा। फाइंड minimum distance to be moved by the ant to go from A to B, to go from A to B। क्या बात समझ में आया? क्या मिनिमम डिस्टेंस जाना पड़ेगा उसको? जाना पड़ेगा मतलब जिंदा ही जाना है, नहीं तो उसका लास्ट पहुंचेगा तो क्या फायदा? नहीं, चींटी को चिंता से मिली। चिंता कहाँ है? गायब ले आ। चिंता आ गई। सर आंसर निकल। हाँ निकल तो गया होगा पक्का। सही है गलत है बात अलग है, कभी नहीं हो सकता। बोल दे आंसर। सर 2 पाई + 1 मीटर। यस सर। कैसे हुआ? सर उसका आधा सर्कम। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, सोचना सोचना उसका, ठीक है। आधा सर। आया समझ में? तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 13। और टाइम भी शायद हमारा हो रहा है, तो सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोग को कुछ करने के लिए मौका मिल गया घर में बैठ के। तो वॉच ऑल दिस। हाँ बेटा, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, तो आपके लिए सारा क्वेश्चन रहा, आप लोग ट्राई करके लाओ। टुमारो वी हैव क्लास। कितने बजे?
शाम को 4:15 पे 4:15 वी हैव क्लास। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक बोलो जय हिंद।